हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। शिक्षा का ज्ञान मीमांसा आधार ज्ञान विश्वास जांच तर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ज्ञान मीमांसा यानी कि ज्ञान मीमांसा क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है, जो ज्ञान के बारे में वर्णन करती है, जैसे ज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र, ज्ञान प्राप्त करने की विधि और ज्ञान के प्रकार आदि। यानी कि जो ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टेमोलॉजी है, वो दर्शन शास्त्र की एक सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है, जिसमें हमें ज्ञान के बारे में नॉलेज मिलती है, यानी कि जो नॉलेज हमें कहीं से भी प्राप्त होती है तो उसकी एक प्रकृति होती है। ठीक है, एक उसका क्षेत्र होता है, एक ज्ञान प्राप्त करने की विधि होती है कि किस तरीके से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके प्रकार भी होते हैं कि किस किस प्रकार का ज्ञान होता है, कितने तरीकों का ज्ञान होता है। तो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। यह ज्ञान की प्रकृति, प्रवृत्ति, क्षेत्र, सीमा, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां, उनका प्रभाव आदि से संबंधित खोज का विषय है। कि देखिए फ्रेंड, जैसे कि जो भी चीजें हमें, चाहे हमें किसी भी चीज की नॉलेज हो, ठीक है, हमें किसी भी चीज का ज्ञान हो, तो वो जो ज्ञान होता है वो अपना, उसकी एक सीमा, एक दायरा होता है, यानी उसकी एक विधियां होती हैं कि किस तरीके से आप उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनका प्रभाव आदि भी आप पे, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, यानी कि किस किस स्टेजों से होकर गुजरता है। तो ज्ञान मीमांसा एक ग्रीक शब्द एपिस्टेमोलॉजी है ना, जो एक ग्रीक शब्द होता है, एपिस्टीम से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो अंतिम ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, यह ज्ञान मीमांसा का मूल विषय है। ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में, यानी कि ज्ञान मीमांसा का मूल, जो मेन, जो उसका जो विषय है, वो यही है कि हमें जो ज्ञान की उत्पत्ति, यानी हमें किसी भी नॉलेज की, कोई भी नॉलेज है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई। तो इसके जो सिद्धांत है, जो हमारे दर्शन शास्त्रियों ने इसके जो सिद्धांत दिए गए हैं, तो ये इसके 3 सिद्धांत बताए गए हैं जिस स्टेजेस से ज्ञान होकर गुजरता है। तो सबसे पहले है बुद्धिवाद, अनुभववाद, आलोचनावाद। ठीक है, ये 3 है जो ज्ञान मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत है। तो सबसे पहले है बुद्धिवाद, यानी बुद्धिवाद या बुद्धिवादी विचारधारा। ठीक है, तो ज्ञान का जो फर्स्ट सिद्धांत है पहला, तो बुद्धिवादियों के अनुसार, बुद्धिवादी मतलब होता है जो ज्ञान की बातें, मतलब जो जिन्होंने अपनी बुद्धि मात्र से उन चीज़ों को ज्ञान प्राप्त करके हमें नई नई चीज़ों के बारे में बताया है। तो बुद्धिवादियों के अनुसार बुद्धि ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है, यानी कि जो मनुष्य है वो अपनी मानसिक बुद्धि लगाकर किसी भी चीज़ को, अगर उसे नॉलेज लेनी है या ज्ञान प्राप्त करना है, तो सबसे पहले वो अपनी बुद्धि यानी ब्रेन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ की नॉलेज लेनी होती है या हमें कोई भी चीज़ बताई जा रही है, कोई भी ज्ञान दिया जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं ना। तो फिर इससे ही यथार्थ या वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इससे क्या होता है, हमें कोई भी यथार्थ मतलब होता है जो जो चीज़ें अभी चल रही है वर्तमान में, तो उसके इससे ही हमें क्या होता है, जो वास्तविक ज्ञान होती है उसकी प्राप्ति होती है। ज्ञान ही सभी काल और क्षेत्र में सत्य होता है, यानी कि हम अपनी बुद्धि को यूज़ किए बिना, मतलब इन दर्शन शास्त्रियों का क्या कहना है कि हमने बुद्धि का, अपने ब्रेन का, विदाउट हम अपने यूजिंग द ब्रेन, तो हम कोई भी चीज़ की नॉलेज नहीं गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धिवादियों ने ज्ञान को भी 2 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, एक तो है दार्शनिक ज्ञान और सामान्य ज्ञान। तो दार्शनिक ज्ञान क्या होता है, दार्शनिक ज्ञान मैंने आपको बताया जो वास्तविक और यथार्थ माना जाता है, यानी जो चीजें घटित है, जो मतलब जो असलियत में हो रही हैं, जो रियल में, रियलिज्म जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियलिज्म। ठीक है, तो इस ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है, यानी इसमें हम किसका यूज करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जबकि सामान्य ज्ञान जो होता है इंद्रिय जनित होता है, इंद्रियों का इस्तेमाल, मतलब इंद्रियां क्या होती हैं, हमारा हमारा आँख, मुंह, नाक, कान, या हमारा मानसिक, ये हमारी इंद्रियां होती है जिनमें हम अपनी इंद्रियों का
यूज करते हैं, ठीक है, तथा वह ज्ञान सदैव सत्य नहीं हो सकता। हाँ, ये भी बोला जाता है कि जो दार्शनिक ज्ञान होता है वो हमेशा ही सत्य नहीं हो सकता, कि जरूरी नहीं है कि वो हमें सच ही बताए, कि हमें सही नॉलेज हो उस चीज की। तो बुद्धि में ज्ञान अर्जन की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए आगमन विधि एवं निगमन विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो भी बुद्धिवादी विचारधारा वाले दर्शन शास्त्री हैं, उन्होंने माना है कि बुद्धि से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने ये भी माना है कि हम बुद्धिवादियों से दो तरीके से, जो मैंने आपको पहले भी बताया था आगमन विधि और निगमन विधि क्या होती है। वैसे आगमन विधि में आप सिद्धांत से उदाहरणों की तरफ जाते हैं, यानी कोई भी चीज की नॉलेज है आपको पहले से ही, मतलब आपके मन में पहले से उस चीज को एक नॉलेज बनी हुई है, तो और फिर आपको उदाहरण के तौर पर आपको समझाया जाता है। और निगमन विधि में आपको उदाहरण से सिद्धांत की ओर, यानी निगमन मतलब ये होता है कि आपको किसी भी चीज की नॉलेज पहले से नहीं होती, आपको वो नॉलेज जीवन आपको मतलब आपको जन्म के बाद वो सारी चीजें पता चलती है, आपको जन्म के बाद वो सारी चीजें ज्ञात होती हैं। तो इससे हम उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाते हैं। तो ये था बुद्धिवादी विचारधारा, जिनका मानना है कि बुद्धि के बिना हम कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी चीज की ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सेकंड है अनुभववाद। अब अनुभववाद क्या होता है? इसमें अनुभव के आधार पर बच्चों के मस्तिष्क में ज्ञान अंकित किया जाता है या ज्ञान अंकित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि का उपयोग नहीं होता या ना के बराबर माना गया है। इसके अंतर्गत अनुभव प्राप्त करने के दो साधन माने गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड जो सिद्धांत है हमारा अनुभववाद, तो कई दर्शन शास्त्री मानते हैं कि जो अनुभववाद के बिना, यानी बिना अनुभव के हमें किसी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, कोई भी नॉलेज हमें नहीं पता चलती। बिना एक्सपीरियंस से, बिना अनुभव से हमें जीवन में जो तरह तरह के अनुभव मिलते हैं, हम जब जन्म लेते हैं और हम जब बाहर समाज में जाते हैं और जब हम अलग अलग दोस्तों से मिलते हैं, तो हम ये सारे हमारे अनुभव होते हैं, जब हम अपनी बातों को, जो अपने ज्ञान को अनुभव के आधार पर यूज करते हैं। तो वो वह मानते हैं कि इस सिद्धांत में माना गया है कि बिना अनुभव के, बिना भी किसी भी जीवन के अनुभव के या विचारों के या एक्सपीरियंस के हम अपने मस्तिष्क में ज्ञान को नहीं रख सकते, हमें किसी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ज्ञान अंकित, इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि का उपयोग होता ही नहीं है, यानी कि इसमें बुद्धि का उपयोग नहीं होता है, या कि ना के बराबर होता है। यानी इसमें हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, इसमें हम अनुभव के ही आधार पर अपने एक्सपीरियंस, अगर हमें उन चीजों को हमने अनुभव करके देखा है अपने जीवन काल में, तो ही हम उनको सत्य मानते हैं, तो ही हम उस ज्ञान को ज्ञान मानते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो संवेदन और दूसरा विचार परावर्तन। यानी कि अनुभववादी संपूर्ण तथ्यों, वस्तुओं और पदार्थों के अस्तित्व का आधार, यानी वो केवल ये नहीं मानते कि हाँ, किसी ने हमें कोई भी नॉलेज बताई, किसी ने हमें कोई भी ज्ञान दिया और हमने उसको सत्य मान लिया अपनी बुद्धि को यूज करके। अपितु ये मानते हैं कि जब तक उसके तथ्य, जब तक फैक्ट, और जब तक हम चीजों को वास्तविक रूप से ना देख लें, जब तक हम चीजों को भौतिक रूप से ना देख लें और उन चीजों का अस्तित्व ना देख लें, तो और अनुभव के आधार पर ही हम उन चीजों को मानेंगे, यानी अनुभव के आधार पर ही हम उन चीजों की ज्ञान प्राप्त ठीक से कर सकते हैं। तो ये अनुभववादी विचारधारा वाले सिद्धांत है, जिसमें अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब आलोचनावाद क्या होता है? देखो, आलोचनावाद जो है, अब जो आलोचनावाद जो होता है, देखो सबसे पहले तो फ्रेंड, जो आलोचनावाद है, क्रिटिसिज्म जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, इसके जो प्रवर्तक है वो है कांट, एक, ठीक है, जो दर्शन शास्त्र शाखा के कहीं जैसे बहुत सारे वो दार्शनिक हुए हैं, तो कांट जो इनमें से माने जाते हैं वो आलोचनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, जिनका जीवन काल 1724 से 1804 तक माना गया है। तो उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद की आलोचना करते हुए उसे अपूर्ण बताया। अब उन्होंने क्या बोला है, अब जैसे अभी बुद्धिवादी विचारधारा वाले लोगों ने बोला कि हम बुद्धि के बिना किसी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, और वही अनुभववादी विचारधारा वाले सिद्धांत ने क्या बोला कि हम अनुभव के आधार पर ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि बिना आलोचना के, यानी जब तक किसी चीज की क्रिटिसाइज या किसी भी चीज की आलोचना या किसी को भी हम तथ्यों के आधार पर नहीं देखते, या वो जो ज्ञान है वो अपूर्ण रहता है, यानी वो पूरा ही नहीं होता तब तक,
जब तक उसकी आलोचना नहीं होती। तो कांट के अनुसार अकेले बुद्धि की सहायता से, यानी केवल बुद्धि की सहायता से ज्ञान की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए अनुभव भी होना चाहिए। उनका क्या मानना है कि दोनों चीजें, जब तक दोनों चीजें नहीं होती तब तक ज्ञान क्या होता है, अपूर्ण होता है। केवल बुद्धि या केवल अनुभव से ही ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उनका मानना है कि बिना कि ज्ञान की व्याख्या नहीं की जा सकती, इसके लिए अनुभव अनिवार्य है, क्योंकि बुद्धि वह कारखाना है। उन्होंने क्या कहा है, ये देखो, ये फ्रेंड्स मेन चीज उन्होंने कही है कि जो बुद्धि वह कारखाना है जहाँ अनुभव अर्जित होता है और ज्ञान का रूप बुद्धि से प्राप्त होता है। यानी बिना ज्ञान को हम बुद्धि से, अनुभव से नहीं प्राप्त कर सकते। यानी दोनों चीजें ही इसमें इम्पोर्टेंट है, दोनों चीजें ही महत्वपूर्ण है जिससे हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। तो उनके अनुसार इंद्रियां निष्क्रिय रूप में संवेदना को ग्रहण करते, वो बुद्धि उन संवेदों को विभिन्न आकार देती है। ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा की आलोचनावादी सिद्धांत को अपनाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्धि और अनुभव दोनों ही महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें बुद्धि और अनुभव दोनों का होना बहुत ही जरूरी होता है अगर हम किसी भी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, किसी भी ज्ञान का अर्जन करते हैं। ठीक है। तो ये थे कांट, जिन्होंने आलोचनावाद में ज्ञान और बुद्धि को इम्पोर्टेंस दी। उसके बाद है, अब ज्ञान के निर्माण की कुछ अवस्थाएं हैं, कुछ स्टेजेस हैं कि हमें ज्ञान ज्ञान किस निर्माण कैसे, कि ज्ञान को हम पूर्ण तरीके से कैसे हम समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है, किसी भी चीज की अगर नॉलेज होती है तो हमें उस पर विश्वास होता है। ठीक है, बिलीव होता है कि हाँ ये चीज सत्य है। तो विश्वास जो होता है, ज्ञान को एक प्रकार का विश्वास, आभास या प्रतीति भी माना जाता है। यानी हमें कोई भी चीज का अगर ज्ञात है, कोई भी चीज को अगर हमें बोला बताया जा रहा है, हमें उस तो हमें क्या होता है, हमें उस चीज पर विश्वास हो जाता है। यानी हमें एक आभास हो जाता है, एक प्रतीत एक प्रतीति हो जाती है उस चीज को लेके, उस विषय को लेके हमें एक मानसिक अवस्था हो जाती है कि हाँ शायद ये ऐसा होने वाला है। तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, यदि किसी विषय विशेष के संदर्भ में किसी को कोई खास प्रतीति, विश्वास या आभास नहीं होता, तो माना जाएगा कि उसके बारे में वह ज्ञान नहीं रखता। ठीक है। यानी यहाँ पे विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी ज्ञान विश्वास पे, मतलब बोलते ना कि ये जो ज्ञान है वो विश्वास पे टिका हुआ है, कि उसको जब तक उन चीजों पे विश्वास नहीं है, वो बिलीव नहीं करता, तो वो ज्ञान प्राप्त, उससे वो ज्ञान को अर्जन नहीं कर सकता उस विषय में। तो उसका विश्वास होना बहुत जरूरी है। जैसे आकाश में घने बादलों को देखकर किसान को विश्वास हो जाता है कि वर्षा होगी। ठीक है। तो ये होता है बिलीव, जो ज्ञान अर्जन की एक स्टेज है। ठीक है। तो आकाश में घने बादलों को देखकर किसान क्या मानता है कि आज वर्षा होगी। तो ये उसकी क्या है, मानसिक अवस्था है। यानी उसने एक विश्वास, एक आभास और उसकी एक प्रतीति है। ठीक है। दूसरा है तथ्य। अब ज्ञान की दूसरी स्टेज होती है फैक्ट। हम जो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हम फैक्टों पर ही बिलीव करते हैं, कि अगर विदाउट फैक्ट हमें कोई भी चीज बताई जाती है तो हम उस पर बिलीव नहीं करते, कि जब तक उसका कोई एग्जाम्पल या अगर हमें कोई प्रूफ ना मिले तो तब तक हमें लगता है कि जो हमें चीज बताई जा रही है, कोई जो ज्ञान दिया जा रहा है वो अधूरा है। तो इस शब्द को रसेल ने, जो एक दर्शन शास्त्री हैं, तो रसेल ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि जो प्रत्येक वस्तु जो दुनिया में है वो विद्यमान है। यानी कि प्रत्येक वस्तु जो इस दुनिया में विद्यमान है, यानी जो भी है वो तथ्य पे आधारित है। यानी उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट या लॉजिक जरूर होता है। ठीक है। तो जैसे पहाड़ों का अस्तित्व एक तथ्य है ना। अगर हमें कोई भी किसी भी नेचर के बारे में बताया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, या तो पहाड़ों का जो अस्तित्व होता है एक तथ्य है, वो भी एक फैक्ट है। कोई कथन कहना भी एक फैक्ट है, यानी किसी के बारे में बताना, कोई नॉलेज देना भी एक फैक्ट है, यानी प्रूफ के साथ। जब हमें कोई प्रूफ देता है कि हाँ ऐसा कहा गया है, तो ये भी एक ज्ञान की दूसरी अवस्था है, जिसमें हमें तथ्यों के साथ हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त ठीक तरीके से कर पाते हैं। जब तक हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं होता तो हम उस बात पे विश्वास या ठीक से ज्ञान अर्जन नहीं कर पाते। तीसरा है फ्रेंड सत्यता। अब तीसरी स्टेज है ज्ञान की सत्यता, यानी ट्रुथ। तो कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान, अगर हमें कोई भी चीजें बताई जा रही हैं, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज दी जा रही है, तो हम क्या उसको सत्य के आधार पर ही हम उसको विश्वास करते हैं। यानी किसी विश्वास या प्रतीति का प्रयोजन यह वर्णन करता है कि वस्तुएं वास्तव में किस रूप में है। यानी कि आशय यह है कि विश्वास मन को हमारे चारों ओर से संसार में जोड़कर
ज्ञान का निर्माण करता है जो सत्य होता है। यानी जो चीज सत्य है, यानी जो चीज सच होती है हम उसी पे बिलीव करते हैं। यानी कोई भी हमें ज्ञान दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो सत्य पे आधारित होता है। अगर जो असत्य होता है, अगर हमें मान लो कोई भी, अगर हम उसको सत्य नहीं मानते या हमें उस पर विश्वास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वो ज्ञान हमें ठीक तरीके से हम अर्जित कर ही नहीं पाएंगे। यानी वो ज्ञान कहलाता ही नहीं है, जिसमें अपूर्णता होती है या वो सच नहीं होता है, हमें उस पर विश्वास भी नहीं है। तो मात्र क्या होता है, मात्र हमें ज्ञान होने से उसकी अवस्था में कहलाएगा यदि कुछ वह सत्य है, और सत्य तभी है जब विश्वास है। यानी कि सच तभी होता है जब हमें उस पर बिलीव होता है। यानी कोई भी चीज हम सत्य भी तभी मानते हैं जब अगर हमें उस पर विश्वास है पहले से। तो जब उस चीज की वास्तविकता हमारे सामने आती है, यानी हमारे सामने उसको, हम उसको भौतिक जगत में अच्छी तरीके से उसको महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं, उसकी वास्तविकता देखते हैं, तभी हमें उस पर बिलीव होता है। तो उदाहरण हम जानते हैं, जैसे कि हम दूध का रंग सफेद होता है, ठीक है, तो उसकी निश्चितता के कारण ही हम इसको सत्य मानते हैं। क्योंकि देखो दूध का रंग तो जैसे नेचर हरा है या दूध का रंग सफेद है, यानी कई चीजें ऐसी होती हैं जो सत्यता पे ही आधारित होती है, तो हम उस पर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। तो इससे हम वही ज्ञान प्राप्त करते हैं जो केवल विश्वास, तथ्य और सत्यता पे आधारित होते हैं। तो ये ज्ञान के निर्माण की अवस्थाएं हैं, कुछ अवस्थाएं हैं जो हमें ज्ञान प्राप्त अर्जित करने में सहायक होती हैं, जिससे हम पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो फ्रेंड ये थी ज्ञान मीमांसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक यहीं तक था। आगे हम ज्ञान के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।